गुड इवनिंग बच्चों। मैं दोबारा आ गई हूँ आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने, क्योंकि कल से जब से मैंने पीजीटी सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम रिव्यू दिया है ना, तब से मैं देख रही हूँ टेलीग्राम पे ले लो या मेरे कमेंट सेक्शन में ले लो, बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स हैं। कुछ बहुत बेसिक डाउट है, कुछ तो बहुत सिली सिली डाउट है, लेकिन अगर डाउट है तो वो मैं क्लियर करूँगी। पहला सबसे बड़ा डाउट जो बच्चों को आ रहा है, पेपर कहाँ से आ रहा है। कुछ बच्चों ने तो डायरेक्टली पूछा है कि क्या मैम प्रीवियस ईयर का पेपर रिपीट हुआ है, क्या कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट हुए हैं, पेपर 11th और 12th की एनसीईआरटी से आ रहा है, या ग्रेजुएशन लेवल का पढ़ना पड़ेगा, या नेट लेवल का पढ़ना पड़ेगा। तो ये सारे टीचिंग मेथोडोलॉजी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बच्चों के सिली सिली। तो पहला और सिंपल सा उनका आंसर तो ये है कि नोटिफिकेशन में जब डीएसएसबी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सिलेबस देती है, उसको थॉरली पढ़ो। उसमें तुम्हारे को सब कुछ मेंशन होता है कि कितना सिलेबस आना है, कहाँ और क्या क्या पूछा जाएगा, कहाँ से आना है, वो उस सिलेबस से ही पता चल जाता है। अब हम पीजीटी लेवल के अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतना तो हमारा बेसिक नॉलेज होता ही है। एटलीस्ट मैं एज्यूम करती हूँ इतना, कि अगर कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएट हो चुका है तो इतनी तो अंडरस्टैंडिंग उसकी खुद की भी हो ही जाती है, होनी भी चाहिए। एट द एंड हम टीचर बनने जा रहे हैं। लेकिन फिर भी शुरू करती हूँ, पेपर कहाँ से आ रहा है। पेपर रिपीट नहीं हो रहा है, मतलब एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं। डीएसएसबी पागल नहीं है जो 2014 का पेपर या 2018 में जो पेपर हुआ है उसका एज इट इज़ उतार के दे देगी, जबकि वो जानती है कि कोई भी पेपर हो, बच्चा पहले सबसे पहले प्रीवियस ईयर ही ढूंढता है। भाई प्रीवियस ईयर ढूंढो, उसमें देखो कैसा आया था। तो एज इट इज़ तो सवाल ही नहीं उठता है कि डीएसएसबी पेपर उठा के देगी या कोई क्वेश्चन उठा के देगी। हाँ, टॉपिक ज़रूर सिमिलर हो सकता है, टॉपिक डेफिनेटली सिमिलर हैं। कुछ क्वेश्चंस में टॉपिक डेफिनेटली सिमिलर्स हैं। इसलिए मैं मुझे बोलती हूँ प्रीवियस ईयर का पेपर जब भी रेफ़र करो तो इस चीज़ को माइंड में रख के मत रेफ़र करो कि पूरा रट लोगे प्रीवियस ईयर का पेपर, कि जैसे कि भाई यही उठा के दे देगी ऑर्गेनाइजेशन। नहीं, ऐसा नहीं होता। उससे तुम टीचर का देखो कि वो क्वेश्चन कैसे बना रहा है, किस टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है। समझ लो, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो टीचर की, कि जब हम बुक्स पे रीड करते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो हम एक लाइन रीड कर ले हैं, लेकिन टीचर कभी कभार उस लाइन से भी क्वेश्चन बना देता है। तो वो समझना है हमको कि टीचर कैसे पेपर डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, तो जब प्रीवियस ईयर पेपर गो थ्रू करते हो ना, तो हमेशा टॉपिक्स को माइंड में रखो कि अच्छा टीचर ने इस टॉपिक से क्वेश्चन उठाया, तो उस टॉपिक को थॉरली पढ़ो। क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया, कैसे क्या, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड पढ़ सकते हो ना, वो ज़रूर पढ़ो। क्वेश्चन रिपीट हो सकते, क्वेश्चन रिपीट नहीं हो रहे हैं, टॉपिक से टॉपिक ज़रूर रिपीट हो सकता है। समझ रहे हैं, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, टॉपिक रिपीट हो रहा है। तो ये वाला माइंड में रखो कि इवन कमेंट बॉक्स में लिखा हुआ था, कमेंट बॉक्स में नहीं, टेलीग्राम पे मैं देख रही थी, तो मुझे एक कैंडिडेट ने बोला कि अरे प्रीवियस ईयर में उसका पीजीटी होम साइंस का था कि 33% पेपर पिछले साल का जो था वो रिपीट था उससे, पिछले साल से। तो पहली बात तो ये 33% की कैलकुलेशन उसने कैसे की वो मुझे नहीं पता। ठीक है, दूसरी बात, एक सब्जेक्ट मैटर करता है कि वाइड कितना है सब्जेक्ट। अब मैं आपको बोलूँ कि हिस्ट्री का टॉपिक रिपीट कर दो, सवाल ही पैदा नहीं होता रिपीट करें, क्योंकि इतना वाइड टॉपिक है हिस्ट्री, वो चाहे भी तो रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि नहीं कर सकते हैं, इतना वाइड टॉपिक है। हाँ, होम साइंस के रिपीट हो गए, टॉपिक से रिपीट होना, क्वेश्चन रिपीट होने को मैं नहीं, अलग अलग चीज़ें मानती हूँ। तो टॉपिक पे ध्यान दो, क्वेश्चंस पे मत ध्यान दो, क्योंकि जैसे वैसा का वैसे ही उठा के दे देगी। दूसरा सबसे बड़ा बच्चों का क्या क्वेश्चन आ रहा है ना, कि टीचिंग मेथडोलॉजी, जो 20 क्वेश्चन हमारे सब्जेक्ट से ओरिएंटेड, 180 क्वेश्चन तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड आते हैं, 20 क्वेश्चन जो हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी से आते हैं, साइकोलॉजी से आते हैं, वो किस टाइप के आते हैं। सबसे पहला डाउट तो ये क्लियर कर लो कि जो पीजीटी है भाई, उसमें 20 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथडोलॉजी के, और जो टीजीटी में होता है उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे टीचिंग मेथडोलॉजी के। अब तक बच्चे पेपर शुरू हो गया, उनको यही नहीं पता है कि हमारे टीचिंग मेथडोलॉजी के क्वेश्चन कितने आने हैं। ठीक है, तो थॉरली पढ़ा करो जब डीएसएसबी कोई भी नोटिस एग्जामिनेशन का सिलेबस निकालती है। 20 क्वेश्चन आएंगे पीजीटी में, 10 क्वेश्चन आएंगे टीजीटी में। अब आता है किस लेवल का आता है लेवल। अगर बीएड की है
आपने जेबीटी की है और अपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आराम से आपको इतनी साइकोलॉजी, टीचिंग मेथडोलॉजी तो आती ही है कि आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व आराम से कर सकते हो। तो इन क्वेश्चंस पे ज़्यादा पढ़ने में इस क्रूशियल टाइम पे टाइम वेस्ट मत करो। अपने जो मेन सब्जेक्ट ओरिएंटेड है उस पर ज़्यादा ध्यान दो, वो मैटर करता है। इसमें 180 क्वेश्चन आएंगे, उसके इसमें आएंगे 80 क्वेश्चन, वो ज़्यादा मैटर करते हैं। अगर इनको अच्छे से पढ़ रखा है तो ऑब्वियसली यार, बीएड कर रखी है, जेबीटी कर रखी है, तो बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की साइकोलॉजी क्या, इतना भी नहीं आता तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ये। और सबसे बात क्या है कि ऑप्शन देख के, इन क्वेश्चंस के ऑप्शन देख के एलिमिनेट किया जा सकता है, तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप 20 में से 15 भी कर जाओगे तो वर्थ है, ठीक है। तो इन टॉपिक्स पे ज़्यादा इस टाइम जब एग्ज़ाम होने शुरू हो चुके हैं तो मत टाइम वेस्ट करो। मैं फिर कह रही हूँ, अपना सब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ो। सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट को, हिस्ट्री को हिस्ट्री पे ध्यान दो, पॉलिटिकल साइंस को पॉलिटिकल साइंस पे ध्यान दो, होम साइंस को होम साइंस पे ध्यान दो। अपना मेन सब्जेक्ट प्रिपेयर करो। और इन सब चीज़ों में कि पेपर रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मत ध्यान दो। प्रीवियस ईयर से रेफरेंस लो टॉपिक्स के, बट अपना सब्जेक्ट प्रिपेयर करो। सबसे अब नाउ आता है थर्ड कंसर्न, तो बच्चों का सबसे मेन कंसर्न है, मुझे लगता है वैलिड कंसर्न है ये वाला सबसे, कि 11th से आ रहा है, 12th से आ रहा है, कि ग्रेजुएशन से आ रहा है, कि नेट के लेवल का आ रहा है। देखो, पीजीटी है, 11th-12th के लेक्चरार बनते हो, ठीक है। तो ये दो तो तुम्हें मतलब घोट के पीनी है, ये मान के चलो। इतना थॉरोली पढ़ना है कि एक एक लाइन तुम्हें पता होनी चाहिए कि हाँ, इस बुक में से मैंने कुछ नहीं छोड़ा, इतना थॉरोली पढ़ना है। बट कल के पेपर को देखने के बाद मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि फुल्ली 11th-12th पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो इनको पूरा थॉरोली पढ़ने के बाद थोड़ा एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। लेकिन अब बोलोगे कि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए तो अब मैं ग्रेजुएशन की बुक्स उठाऊँ या एडवांस लेवल की बुक्स उठाऊँ, तो वो बेवकूफ़ी है। अभी सिर्फ अगर एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं तो, और अभी तुम्हारा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, तो सिर्फ और 11th and 12th पे ही ध्यान दो। ग्रेजुएशन, नेट, इन सब पे मत ध्यान दो। नेट तो सोचो ही मत, क्योंकि नेट बहुत एडवांस लेवल हो जाता है यार। नेट का तो भूल जाओ। हद से हद 11th-12th का जो मेन टॉपिक्स होता है ना, वो हमें पता होता है। उसका थोड़ा एडवांस लेवल ग्रेजुएशन में से उस टॉपिक को लेके रीड कर लो। ये नहीं कि ग्रेजुएशन की सारी जो 8, 10, 12 बुक्स हैं वो सारी पढ़ने बैठ जाओ, वो नहीं कह रहे। टॉपिक जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, वो पढ़ सकते हो। लेकिन 11th-12th इग्नोर नहीं करनी है किसी भी कीमत में। मैं देख रही हूँ बच्चों का कल से एक ही टॉपिक है, 11th-12th आ रही है या ग्रेजुएशन का लेवल का आ रहा है या नेट के लेवल का आ रहा है। अरे भाई, एक चीज़ क्यों नहीं समझते हो कि तुम 11th-12th की टीचर बनोगे अगर पीजीटी क्लियर होता है, तो 11th-12th तो कंप्लीट करो कम से कम। अगर तुम्हारा बेस कंप्लीट हो जाएगा तो एडवांस का भी देखा जाएगा। एटलीस्ट तुम्हारा बेस हो तो हम एक वो कर लेते हैं, हम कहते हैं ना कि रीजनिंग कर लेते हैं कि अच्छा ये वाला बेस था तो ऑब्वियसली इसने ये ऐसा आगे जाके ये हुआ होगा। तो 11th-12th तो कंप्लीट करो, ग्रेजुएशन नेट। और वैसे भी एग्ज़ाम्स हो चुके हैं। अब तुम सोचो कि तुम्हारा 6 जुलाई को सपोज़ एग्ज़ाम है और 11th-12th तुम्हारी कंप्लीट नहीं है और तुम जो ग्रेजुएशन के एडवांस लेवल का भी पढ़ लो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इस टाइम हाथ में जो टाइम है ना, उसको ध्यान दो। इतना ऊंची छलांग ना लगा पाओगे और जो हाथ में टाइम है वो भी खो दोगे, तो वो मत करो। अब आते हैं बच्चों के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जिस क्वेश्चंस को लेकर बच्चे इतना परेशान है ना। मैं हैरान हूँ बच्चों को लेकर कि इतना ज़्यादा परेशान है बच्चे कि मैम ड्रेस कोड क्या है। मतलब एक्सपेक्ट कर सकती हूँ मैं इतना कि डीएसएसबी इतना फेमस है इन सब चीज़ों को लेके, तुम्हें पता होना चाहिए ड्रेस कोड क्या है। नहीं तो एडमिट कार्ड पे, जनरल इंस्ट्रक्शंस पे इतना बड़ा बड़ा लिखा गया था कि ड्रेस कोड क्या है, उसे पढ़ लो। फिर भी बता देती हूँ, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया था, दोबारा सुनो। शर्ट नहीं अलाउड है जिसकी स्लीव्स एल्बो से नीचे है। टी शर्ट जिसकी स्लीव्स एल्बो से नीचे है वो अलाउड नहीं है। सलवार अलाउड है, ट्राउज़र अलाउड है, सूट अलाउड है, लेकिन किसी भी कपड़े के ऊपर अगर बड़े बड़े बटन लगे हुए हैं तो वो अलाउड नहीं है। दुपट्टा अलाउड नहीं है। सेंटर पे लड़कों को बिना शर्ट के भी एग्ज़ाम देते हुए देखा है मैंने। शूज़ बिल्कुल मत पहन के जाना, शूज़ तो बिल्कुल मत पहन के जाना। उनको तुम्हारी पाँव की फिंगर्स दिखनी चाहिए, वरना वो वहीं जूते उतरवा के
तुमसे पेपर दिलाएंगे। फ़ोटो नहीं चाहिए वहाँ पे, फ़ोटो की कोई ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपने पास रख के लेके जाना है। एक कट ऑफ, अब सबसे बड़े कट ऑफ देखो, कट ऑफ का एस्टिमेट जब आंसर की आ जाएगी तभी पता चलता है, लेकिन मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से, जिस हिसाब से मैंने कल का मैं सिर्फ पीजीटी सोशियोलॉजी की बात कर रही हूँ, ठीक है, जिस हिसाब से मैंने कल का पेपर देखा है तो 120 मार्क्स तो लाने कंपलसरी हैं जब भी तुम्हारा क्वालिफाई होगा पेपर। 120 के अलावा जो सबसे फर्स्ट कट ऑफ जाएगी वो 120 से 140 के बीच में ही जाएगी, जिस हिसाब से कल का पेपर था, या 150, या इसको 150 कर लो, बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगी पहली कट ऑफ, ठीक है। लेकिन फिर भी हम आंसर की का वेट करेंगे, क्योंकि अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए इतनी जल्दी। आंसर की का वेट करते हैं, लेकिन अभी तक का रिव्यू देख के तो मुझे इतना ही लग रहा है, बाकी आंसर की आ जाएगी मोस्टली अगस्त तक, तो पता चल जाएगा, पूरी क्लियर हो जाएगी पिक्चर, तो तब देखते हैं कि क्या है। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल जिस भी सब्जेक्ट के लिए हो अपना प्रिपेयर करो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स पार्ट ए से स्कोर करने की कोशिश करो, ताकि तुम में श्योर हो जाओ कि हाँ, क्योंकि पार्ट ए में ये होता है ना कि हमें अगर क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो हमें पता है कि आता है, सही है तो सही है, उसमें कोई तुक्का नहीं चलता। तो अब भी इसके अलावा भी कोई डाउट अभी भी बचा हो, अगेन कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं क्लियर कर दूँगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि कोई अगर नई वीडियो आती है काम की तो जल्दी पता चल जाए आपको। ओके, थैंक यू।